क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग अ कोर कॉम्पिटेंसीज, ये लास्ट डे कर लिए थे, एक बार यहीं से रिवाइज करते हैं, ठीक है, याद दिलाओ। हाँ एग्जैक्टली, एयरटेल कस्टमर केयर, याद आया। चलो कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या था पहले ये बताओ। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब यूनिकनेस। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ही होता है यूनिक, याद रखना, जैसे ये वर्ड है दिमाग में आना चाहिए यूनिक, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी, डिफिकल्ट टू इमिटेट, केपेबिलिटीज जो वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होता है, उसी को हम लोग कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी किसको बोलते हैं? वैसे केपेबिलिटीज जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स आते हैं, क्या क्या? वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए, वही होता है कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। वैल्यू मतलब वैल्यू देना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए आपका केपेबिलिटीज, ताकि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओ और थ्रेट्स को फेस कर पाओ, राइट। रेयर मतलब आपका केपेबिलिटी रेयर होना चाहिए, नहीं कि सभी के पास है, तब फिर वो क्या बात का कोर कॉम्पिटेंसी हुआ। कॉस्टली टू इमिटेट मतलब कोई आपको कॉपी करना चाहे तो वो इतना उसके लिए कॉस्ट पड़ जाए कि वो इमिटेट कर ही ना पाए। और आपका केपेबिलिटी नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए, अगर आपकी केपेबिलिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो किस बात का कोर कॉम्पिटेंसी, राइट। चलो आ जाओ नेक्स्ट, जहां से आज से शुरू करना है, कंबाइनिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्वॉट मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कभी अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस किया है? किया है, हम लोग को कॉलेज में दिया था। अच्छा किया था, हाँ हम लोग को तो कॉलेज में दिया था, अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करके लाओ, ठीक है। अच्छा, तो स्वॉट एनालिसिस करा क्यों जाता है? ऑब्जेक्टिव क्या है स्वॉट एनालिसिस करने का? सेकंड लाइन पढ़ो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SWOT analysis is to help organization develop a full awareness of all the factors involved in making business decision। एक business decision लेने के लिए जितने फैक्टर्स को ध्यान में रखने हैं, वो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखकर बिजनेस डिसीजन आप ले पाओ, इसमें आपको SWOT हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए खुद का SWOT भी अगर आप करोगे तो आप डिसीजन ले पाओगे, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है, और अपना एक बेटर करियर डिसाइड कर पाओगे कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है आगे, राइट। चलो नीचे आ जाओ, वो डायग्राम दिख रहा है, हेल्पफुल, हार्मफुल दिख रहा है। हेल्पफुल क्या है? हेल्पफुल है आपके लिए आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। हार्मफुल क्या है आपके लिए? वीकनेस एंड थ्रेट। लेफ्ट साइड देखो, इंटरनल क्या है? इंटरनल आपके अंदर का क्या है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और बाहर का क्या है? वही आपको डायग्राम फॉर्म में दिया हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट पेज में, स्वॉट एनालिसिस एग्जांपल। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब ये एग्जाम्पल किस काम के हैं देखा जाए तो इस एग्जाम्पल्स को यूज करके आपका एमसीक्यू बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में क्या क्या आ रहा है, एग्जाम्पल पढ़ो, मल्टीपल पार्टनर्स विद वेरिड एक्सपर्टाइज। ये स्ट्रेंथ है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर एक्सपर्ट हैं अलग अलग चीजों पर, तो दैट इज अ स्ट्रेंथ फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस अग्रीमेंट, अगर किसी कंपनी का किसी दूसरे सर्विस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है तो ये उसके लिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि आगे जाके कुछ भी चेंज हो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज रहेगा, सर्विस मिलेगा। नेक्स्ट 70 ईयर्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, ये स्ट्रेंथ है क्योंकि ब्रांड से चलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस स्प्रेड अक्रॉस 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया, वाइड स्प्रेड है, ये आपका स्ट्रेंथ है। 400 से ज्यादा एम्प्लॉय आपके पास है काम करके उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ये स्ट्रेंथ है, राइट। ये सबको यूज करके आपका एमसीक्यू बनेगा, केस सिनेरियो बना देगा बहुत ही अच्छा सा, और उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। उसके लिए पढ़ रहे हो, यहाँ से एज इट इज लिखने नहीं देगा कि स्ट्रेंथ बताओ एक किसी कंपनी का, वो नहीं देगा, ठीक है। वीकनेस क्या क्या हो सकते हैं? रन बाय ओल्ड मेथड्स, पुराने मेथड को यूज करोगे तो वो आपका वीकनेस होगा, जैसे नोकिया का हुआ। नो ऑटोमेशन ऑफ वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे जैसे समय चेंज हो रही है सब कुछ ऑटोमेट होते जा रहा है, अगर कोई बिजनेस ऑटोमेट नहीं करता है या रिकॉर्ड्स नहीं रखता है, यस वो उठ जाएगा मार्केट से। नॉट वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय उस कंपनी का चाबी है, अगर एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा तो भाई काम कैसे होगा, तो ये वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकते हैं? ऑटोमेशन ड्रिवन एडवांसमेंट, आप कोई ऐसा मशीन या सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर लो अपनी कंपनी में जिससे आपका ऑटोमेशन ईजी हो जाए, सो दैट इज अपॉर्चुनिटी। स्टार्टअप्स कैन बी सपोर्टेड विद एक्सपीरियंस्ड पार्टनर्स, कंपनी आपने शुरू किया है तो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एक्सपीरियंस लोगों को अपने टीम में लो, राइट। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन मल्टीप्लाई रिटर्न्स, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, रिटर्न्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। थ्रेट क्या क्या है? ऑनलाइन प्लेयर्स एंटरिंग मार्केट, अगर नए नए प्लेयर्स आ गए मार्केट में तो ये आपके लिए थ्रेट है, राइट। एआई बेस्ड सोल्यूशन एंड एप्लीकेशंस, ऑब्वियसली आजकल देखो हर कुछ एआई, सब चीज के लिए एआई डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसको एआई रिप्लेस कर सकता है तो भाई दैट इज अ थ्रेट। जैसे आज से 6 साल पहले का बात करें, कोरोना के पहले का, तो इवन आई वॉज लुकिंग फॉर अ कंटेंट पर्सन जो कंटेंट राइटिंग करे, ठीक है, कैप्शनिंग एंड
सोशल मीडिया पे वो जो जाता है ना टैगलाइंस, उसके लिए एक बंदा चाहिए था जिसको आदमी रख के पे करके काम कराए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एआई के बाद उसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटेंट एआई खुद दे देता है और इतना अच्छा दे देता है कि उसके बाद यू डोंट इवन नीड एनीवन, और उसके लिए पे भी नहीं करना पड़ता है, राइट? इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, हाँ हाँ डिजिटल मार्केटिंग, एग्जैक्टली, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई, एवरीथिंग एआई, एआई बेस्ड, यस, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस एंड एप्लीकेशंस। इवन कुछ दिन पहले अभी ये था ना अपना हिंदू न्यू ईयर, ठीक है, तो हर बार क्या होता था सोशल मीडिया के लिए एक तो क्रिएटिव बनाओ, वो वाला प्रॉब्लम था। अब वो बनाने के लिए टीम मेंबर है तो पहले से बता के रखो, और खुद से बनाना है तो टाइम दे के बनाओ, तो ना टाइम किसके पास है? हाँ, घिबली ट्रेंड, ग्राफिक डिजाइनर अलग से बनाते थे, हाँ अभी एआई हो जाता है, एग्जैक्टली इतना जल्दी बन रहा है, उसको बनाने में टाइम लगता है, एग्जैक्टली। सो आजकल क्या है, जाओ एआई पे टाइप करो मुझे इस तरह का इमेज चाहिए, उसको अच्छे से डिफाइन कर दो, अपने आप इमेज बन के रेडी, सो बैठ के किसी को बनाना ही नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली, एवरीथिंग एआई बेस्ड सॉल्यूशंस एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, हाँ 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 हाँ, इवन प्रोजेक्ट्स पीपल आर डूइंग एआई थ्रू एआई, पीडीएफ पूरा प्रोजेक्ट बनाना है ना, अरे सिर्फ नाम टाइप करना है, just type the project, it makes the full thing. Okay, do that. Next, price point of online being very competitive. Price point of online being very competitive मतलब अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन में प्राइसिंग का, तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। इवन परसों मुझे एक सामान भेजना था, तो व्हाट आई डिड, आई चेक स्विगी, आई चेक उबर, आई चेक पोर्टर, ठीक है, आई चेक रैपिडो, सब देख के लास्ट में आराम से मुझे पता चल गया पोर्टर में सबसे कम है प्राइस, और उससे सिलेक्ट कर लिए। तो ऑनलाइन में ये है बहुत सिंपल, हाँ, कहीं भटक के, एग्जैक्टली, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, घर बैठे तुम चेक कर लो, हर अलग अलग कंपनी, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो हर कंपनी का प्राइस घर बैठे कस्टमर को पता चल जा रहा है, तो दैट इज अ थ्रेट। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ वर्क बिकमिंग फास्टर बाय द डे। समय के साथ काम का स्पीड काफी ज्यादा स्पीड बढ़ चुका है, पहले जैसे नहीं था। पहले क्या था, पूरा एक दिन लगा के जो काम होता था, आजकल वो काम 1 घंटे में होने लग गया, ठीक है, तो स्पीड काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ये भी एक थ्रेट है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा भी स्लो हुआ तो पीछे हो जाएगा काफी, करेक्ट? तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये एग्जांपल्स रटना नहीं है, जो समझे उसके बेसिस पे एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, फाइन। चलो आओ नीचे, स्वॉट एनालिसिस फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक डब्बा दिख रहा है, तो यहाँ पे बस आपका कंक्लूजन यही है कि स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसको आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनालिसिस के लिए यूज करते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूजिंग माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। माइकल पॉटर का नाम पहले सुने हो? चलो बताओ उसका 5 एलिमेंट्स बताओ। यस, सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माइकल पॉटर का जो जेनेरिक स्ट्रैटेजीज है वो क्या क्या है, ये ऊपर का बात छोड़ो, नीचे आओ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या था, आप कंपटीशन में आपको कुछ एडवांटेज मिले, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसको सस्टेन करना मतलब मेंटेन करके रखना, ओके। एंड अ फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरलाइन कर लो। किसी भी फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे, और उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड करता है 4 चीजों पे, 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है? पहला, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपके प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल होने चाहिए, टिकाऊ होने चाहिए। ड्यूरेबल के ऊपर लिख लो टिकाऊ, सिर्फ टिकाऊ लिखो, सब कुछ लिखना है इसको, ओनली लिखो टिकाऊ। The period over which a competitive advantage is sustained depends in part on the rate at which the firm's resources and capabilities deteriorate. In industries where the rate of product innovation is fast, product patents are quite likely to become obsolete. यहाँ पे आपको वही चीज बोला है, क्या समझाना चाह रहा है कि जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन में मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि जिस रेट से फर्म का रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज यूज होता है ना, वो बेसिकली डिटोरिएट होता है, खत्म होते रहता है। आपके रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे तो आप मार्केट से उठ जाओगे, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी यूज होते हैं। तो आपके प्रोडक्ट्स, आपके रिसोर्सेज ड्यूरेबल होने चाहिए ताकि आप मार्केट में टिक के रह पाओ। क्लियर है, मतलब समझ में आया? ओके, आप जो है ब्रैकेट बना लो ऑब्सोलीट तक, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम के लिए लिखना है ऑब्सोलीट तक, राइट, ठीक है। दूसरा में आ जाओ, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर आपके रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज जिस पे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो अगर ड्यूरेबल है लेकिन इजीली ट्रांसफर हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स को, तो आप टिक नहीं पाओगे, इसीलिए वो नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए। क्लियर है? The easier it is to transfer resources and capabilities between companies, the less sustainable will be the competitive advantage which is based on them. कोई दिक्कत?
क्लियर है? यहाँ पे आप ब्रैकेट बनाओ इवन से लेके डाइवर्स तक और द इजियर से लेके देम तक, ठीक है? नेक्स्ट इमिटेबिलिटी, इमिटेट करना मतलब कॉपी करना। तो अगर रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज जो है वो कोई आपसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है लेकिन वो खुद ही स्क्रैच से बना लिया आपका स्ट्रैटेजी सेम टू सेम, आपका रिसोर्सेज और एवरीथिंग को यूज कर लिया, तब क्या आप सस्टेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये इमिटेट भी कोई ना कर पाए ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी देखो मैगी का जो मसाला है उसको कोई इमिटेट एग्जैक्टली कर पाया है? बहुत सारे नूडल्स मार्केट में आए, अभी करेंटली हैं बहुत सारे नूडल्स मार्केट में, लेकिन मैगी का टक्कर कोई नहीं दे पा रहा है, राइट? मैगी ने खुद ही अपना मसाला एग्जैक्टली। तो दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है? और उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो मेन 4 फैक्टर्स है उसका फायदा ये मैगी कंपनी उठा रही है। क्या क्या है? पहला वाला पॉइंट ड्यूरेबल है, राइट? मसाला टिकाऊ है उसका। ट्रांसफर हो सकता है क्या? ये इंग्रेडिएंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। अभी इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स और बहुत सारे लोग हैं जो मैगी का मसाला घर पे बनाने का वो रेसिपी बता रहे हैं, बट वो एग्जैक्ट टेस्ट नहीं आता है, राइट? इवन इफ आफ्टर यूजिंग द ऑल द इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड, राइट? तो दैट इज वन थिंग कि वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, कोई इमिटेट करना चाह रहा है वो भी नहीं कर पा रहा है। और लास्ट एप्रोप्रिएबिलिटी। एप्रोप्रिएबिलिटी मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म ओनर्स टू एप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन द रिसोर्स बेस। Even where resources and capabilities are capable of offering sustainable advantage, there is an issue as to who receive the returns on these resources. इसका मतलब क्या है? जो आप पैसा लगाए हो, मेहनत कर रहे हो दिन रात, उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलना चाहिए, उसके बदले में आपको रिटर्न्स मिलने चाहिए, ठीक है? तो कोई भी काम जो आप कर रहे हो वो आप लॉन्ग टर्म तक तभी टिके रह पाओगे उसमें जब आपको खुद भी रिटर्न्स मिलेगा उस काम से। चैरिटी करके आप टिक नहीं पाओगे, चैरिटी पर्पस है तो वो कुछ और है, दैट इज नॉट बिजनेस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, राइट? तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा तो आप एक्चुअली में लोगों के लिए भी फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? कोई दिक्कत? यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ रिसोर्सेज तक, 1 2 3 4th लाइन में जो रिसोर्सेज है वहां तक, ठीक है? नहीं बताया क्या? एग्जाम्पल के पहले दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी तक, ठीक है? कोई दिक्कत? एप्रोप्रिएबिलिटी का मतलब ऐसे भी याद रखना कि जो शेयर होल्डर्स आपके फर्म में इन्वेस्ट किए, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए ताकि उनको सफिशिएंट रिटर्न्स मिले, अगर आप खुद टिक नहीं पाओगे तो क्या आप उनको रिटर्न्स कमा के दे पाओगे? नहीं ना। सो अगेन आप नहीं टिकोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये चारों क्या था? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कैसे सस्टेन करना है उसके 4 फैक्टर्स याद रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट, माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। अब इसके जो जेनेरिक स्ट्रैटेजीज है उसमें आपको आ जाना है पेज नंबर नीचे, क्या है ये पेज नंबर, 1 मिनट, 3.26 में वो डायग्राम दिख रहा है उसमें आओ। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और फोकस्ड डिफरेंशिएशन, ये 4 है इसके जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, ठीक है? अब अच्छे से सुनो, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और फोकस्ड डिफरेंशिएशन के लेफ्ट में देखो लिखा हुआ है नैरो टारगेट और ऊपर में ब्रॉड टारगेट में है कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, राइट? अब इसका मतलब क्या है? अच्छे से सुनो। कॉस्ट लीडरशिप के अंदर आता है बहुत सारे लोगों को आप सामान बेचना चाह रहे हो, जैसे जियो कंपनी, उसके बगल में लिख लो कॉस्ट लीडरशिप जहां लिखा हुआ है उसके नीचे लिखो जियो। जियो कंपनी क्या कर रही है? उसके कस्टमर्स बहुत सारे हैं, उसने सभी को टारगेट किया, ब्रॉड ऑडियंस है, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप। यानी जब कंपनी कॉस्ट लीडरशिप करती है इसका मतलब उसके ऑडियंस ब्रॉड है, वो बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रही होती है, ठीक है? एग्जैक्टली करेगी ही। इनका मेन पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना, इनके ऑडियंस बहुत बड़े हैं, बहुत ब्रॉड है, सभी को टारगेट करती है ऑलमोस्ट, राइट? एग्जैक्टली, एक्चुअली ओके, मतलब सस्ता बेचना है और लोगों को अट्रैक्ट करना है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट लीडरशिप। उसके ऊपर में हिंदी लिखो, सस्ता बेचना है और लोगों को अट्रैक्ट करना है, कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर में लिखो, ठीक है? लिख लो पहले। चेंज करना नहीं चाहते इसलिए नहीं। और एक इसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ एक है जो वोडाफोन, इसका नेटवर्क चलता नहीं उतना, सिर्फ जियो का नेटवर्क ऑल जगह अवेलेबल है, इसलिए प्राइसिंग बहुत बढ़ा दिया और वाला इंस्टेंटली। एंड वर्स्ट पार्ट इज कि वोडाफोन का प्राइसिंग उससे भी ज्यादा नहीं। तो हाँ अभी कम है, अभी कम है वोडाफोन, आप चेक कर लो। मुझे अभी नीचे से बोल अभी वाला देखो ना सिचुएशन, अभी जो रिसेंट अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है। ऑलराइट, व्हाटएवर इट इज, कॉस्ट लीडरशिप मतलब कंपनी चाह रही है कि वो सस्ता बेचे और ज्यादा लोगों को टारगेट करे। क्लियर है? डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन मतलब होता है सस्ता नहीं बेचना है, हमको यूनिक चीज बेचना है,
लिखो वहां पर सस्ता नहीं यूनिक बेचना है। हाँ, डिफरेंशिएशन के बगल में लिखो, कॉपी में लिख लो। टुमारो नेवर कम्स। होमवर्क हो गया? कौन सा? चैप्टर 1 और 2 मन को कर लेना उसको बाय टुमारो। लिखा? क्या लिखा? यूनिक बेच के अट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आईफोन, राइट? आईफोन क्या करता है? आईफोन यूनिक बेचने का कोशिश करता है, उसकी भी ऑडियंस इज ब्रॉड, राइट? लेकिन वो यूनिक बेचता है, उसको सस्ता नहीं बेचना है, उसको प्राइस अच्छा खासा लेना है, बट यूनिकनेस दिखा के बेचना है। करेक्ट? नेक्स्ट क्या है? नैरो टारगेट। नैरो टारगेट मतलब सिलेक्टिव ऑडियंस है, यहाँ पे ऑडियंस छोटे हैं। उसमें फोकस कॉस्ट लीडरशिप का क्या मतलब हुआ? सस्ता बेचना है बट ऑडियंस भी नैरो है। करेक्ट? ऊपर में क्या था? आपके ऑडियंस ब्रॉड थे, नीचे में ऑडियंस छोटे हैं। और कॉस्ट लीडरशिप है मतलब कि आप सस्ता बेच रहे हो, सस्ता बेच के अट्रैक्ट कर रहे हो। करेक्ट? और फोकस डिफरेंशिएशन मतलब आपके जो ऑडियंस है वो छोटे हैं, नैरो हैं, लेकिन यहाँ पर आप सस्ता नहीं बेच रहे हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। प्रीमियम प्रोडक्ट्स टू ओनली वन ऑडियंस, राइट? फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप का एग्जांपल क्या हो सकता है? आटा नूडल्स हो सकता है। नैरो ऑडियंस, सब लोग नहीं खाना चाहते बट सस्ता है, ज्यादा लोगों को बेच रहे हैं, ब्रॉड, राइट? फोकस डिफरेंशिएशन कैन बी प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए ही है एंड सेलिंग इट। ऑडी, BMW, क्या बोलो? अरे आर्म्स एंड एमिनेशंस नहीं आएगा, लेकिन कंपनीज पे लाइक इलीगली भी कुछ लोग नहीं नहीं वो कुछ अलग ही हो गया। हाँ हाँ, क्या है वो, क्या चीज है? ओके, सो कैन बी कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम के हिसाब से नैरो लोगों को ही टारगेट करता है बट प्रीमियम प्रोडक्ट बेचता है, यूनिक चीज बोलकर बेचता है, उसका वो प्राइस लेगा आपसे, राइट? वो आपसे प्राइस अच्छा खासा लेगा। ठीक है, क्लियर है? फर्क समझ में आया? नैरो टारगेट का फोकस्ड वर्ड आ जाएगा और अगर ब्रॉड है तो वो फोकस वर्ड नहीं रहेगा। क्लियर है? मतलब अब इसी के ऊपर आगे के पॉइंट्स हैं। आ जाओ, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी पढ़ो और अंडरलाइन करो। इट इज अ कॉस्ट लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी दैट एम्स एट ब्रॉड मास मार्केट। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ब्रॉडली अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं, कॉस्ट एकदम सस्ता रखते हैं, लो कॉस्ट। ठीक है, इनको क्या करना पड़ता है? इनको कॉस्ट कम रखना पड़ता है किस किस एरिया में? प्रोक्योरमेंट मतलब सामान खरीदते समय, प्रोडक्शन करते समय, सामान खरीदना मतलब रॉ मटेरियल खरीदते समय, प्रोडक्शन करते समय, स्टोरेज करते समय, डिस्ट्रीब्यूशन करते समय, ताकि 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 इनका कॉस्ट कम से कम आ पाए। अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी करना है अपने प्रोडक्ट का तो आपको हर चीज में कॉस्ट को बहुत कम रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि लोअर कॉस्ट रहेगा तभी आप क्या कर सकते हो? उसका कम प्राइस ले सकते हो। आपके कॉस्ट कम आएंगे तभी ना उसमें प्रॉफिट ऐड करके आप अपना वो प्राइस को कम रखोगे। करेक्ट? एग्जांपल दिया है मैकडी का यहाँ पर। मैकडी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, सस्ते बर्गर्स देता है एंड टारगेटिंग ब्रॉड क्लाइंट्स, राइट? डीकैथलॉन, डीकैथलॉन क्या करता है? ये भी कॉस्ट लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है क्योंकि इसके भी टारगेट ऑडियंस कौन है? ब्रॉड है, सभी को टारगेट करता है, कॉस्ट इज वेरी नॉमिनल। करेक्ट? कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन को मिला के भी स्ट्रेटेजी लगाते हैं डिपेंडिंग क्या के क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आ जाओ नीचे दो डायमंड पॉइंट्स दिखेंगे, उसके ऊपर वाला लाइन को अंडरलाइन कर लो। स्ट्राइविंग टू बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन एन इंडस्ट्री कैन बी स्पेशली बी इफेक्टिव। कब इफेक्टिव होगा? बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट। पहला, मार्केट में जब प्राइस सेंसिटिव बायर्स है, प्राइस सेंसिटिव बायर मतलब थोड़ा सा प्राइस को अगर बढ़ाया तो कस्टमर भाग जाएंगे, वेरी प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, और दूसरा, जब कम वेज देयर आर कम फ्यू वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन कर पाओ, यूनिक बोलकर बेच पाओ। यूनिकनेस दिखाओगे तो कस्टमर उससे कन्विंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दो केसेस में आपको लो कॉस्ट लीडरशिप लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत? ब्रेड, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, आ जाओ लास्ट पैराग्राफ में। अ सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी usually permits the entire firm as evidenced by high efficiency, low overheads, limited purse, intolerance of waste, insensitive screening of budget requests, wide span of controls, reward linked to cost containment, broad employee participation in cost control efforts. सस्ता रखना। ठीक है, some risk अंडरलाइन करो, risk of pursuing cost leadership,
क्या क्या रिस्क है अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो? तो पहला, अगर आपका स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटर्स इमिटेट कर लिया तो आपका प्रॉफिट्स गया पानी में छपा, ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द इंडस्ट्री में मेक द स्ट्रैटेजी इनइफेक्टिव और दैट बायर इंटरेस्ट में स्विंग टू अदर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिसाइड्स प्राइस। अगर लोगों को बाद में यूनिक चीज ज्यादा पसंद आने लगा एज कंपेयर टू कॉस्ट लीडरशिप थिंग, यानी सस्ता से ज्यादा वो यूनिक को अगर पसंद करने लग गए तो भी आप गए, ठीक है। ये रिस्क होता है कॉस्ट लीडरशिप में। जैसे कि अभी जियो, ठीक है, जियो अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वो ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट किया है, सस्ता किया है। कल को अगर एयरटेल कुछ यूनिक दिखाकर कस्टमर्स को टारगेट करने लगे, जो वो कोशिश कर रहे हैं, जीरो कंप्लेंट्स एंड फलना चिल्ला जो भी है, अगर, हाँ एयरटेल, मैंने क्या बोला, एयरटेल ही तो बोला ना, हाँ। तो अगर एयरटेल जो है वो कल को अगर कुछ यूनिक दिखा के अगर कन्विंस कर ले कस्टमर को, तो जियो के लिए ये एक थ्रेट होगा। जियो का पहला चीज वही था, वो डिफरेंशिएशन करके आया। तो वो कॉस्ट लीडरशिप था, फ्री में बांटा, फ्री इंटरनेट। दैट इज नॉट यूनिक। यूनिक मतलब होता है उस प्रोडक्ट का कोई यूनिक फीचर, वो फ्री देना इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ओनली। उसका नया टैगलाइन था कि सब जगह इंटरनेट होगा, हर जगह कहीं पे भी जियो का इनइफेक्टिव नहीं होगा। वो सब अलग चीज है, वो सब इज नॉट यूनिक। यूनिक पॉइंट कोई एक, हाँ वो यूनिक नहीं। यूनिक जैसे एप्पल का फोन बोले ना, बहुत सारे फोन है मार्केट में, बट एप्पल इज एप्पल, व्हाई? बिकॉज ऑफ यूनिक थिंग, यूनिक प्रोडक्ट। लेकिन जियो का जो था उसका फोकस स्टार्टिंग से ही था कॉस्ट लीडरशिप, इसीलिए स्टार्टिंग में सस्ता दिया, अट्रैक्ट किया, फिर सस्ता क्या, फ्री ही दिया, उसके बाद कम प्राइस किया, अब धीरे धीरे लूटने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया उसके वजह से रिस्क हो सकता है, आपका स्ट्रैटेजी इनइफेक्टिव हो सकता है। और दूसरा, अगर बायर का इंटरेस्ट चेंज हो गया तो भी आपका यहाँ पर थ्रेट है आपके लिए, ये भी आपके लिए रिस्क है। क्लियर? तो यहाँ कहने के लिए 2 पॉइंट है, पर इसके अंदर 3 पॉइंट आ गए। डन? अंडरलाइन कर लो, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, बायर इंटरेस्ट, और फर्स्ट वाला जो आपका पॉइंट है उसमें अंडरलाइन कर लो इमिटेट, ठीक है। चलो आ जाओ नीचे, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, बोलो क्या बात है? कौन सा पैराग्राफ? नहीं, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए ये याद करना है। क्या क्या लेने चाहिए? पहला, फोरकास्टिंग करो, अंडरलाइन करो, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग। डिमांड का फोरकास्टिंग करो, क्योंकि अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लगाना है तो योर ऑडियंस इज ब्रॉड, आपको फिर वहां पर फोरकास्टिंग करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का क्या डिमांड है मार्केट में। डिमांड ही नहीं रहेगा और आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लगा के प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिए तो भी बैठे ही रहोगे अपने घर में सामान लेकर, राइट? दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडरलाइन करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो कॉस्ट, अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करना है तो आपके रिसोर्सेज, एक एक रिसोर्स बहुत अच्छे से यूज होना चाहिए, इवन इत्तू सा का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एक उंगली तक का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपका कॉस्ट बहुत मिनिमल आना चाहिए, तभी आप अपना प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में एक रीजनेबल प्राइस दे पाओगे। फर्क समझ आया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अंडरलाइन करो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा तभी आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी रख पाओगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जैसे जैसे आप सामान ज्यादा बनाओगे कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन टू यील्ड लोअर कॉस्ट पर यूनिट, मतलब आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हो, अंडरलाइन करो मास प्रोडक्शन। आप ज्यादा लोगों के लिए सामान बनाओगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा, कम लोगों के लिए बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका प्राइस ज्यादा आएगा, ठीक है। एक बार मशीन चलाते हो और आपका अगर 10 बंस बन के निकलता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कम से कम आपके पास 10 कस्टमर होंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। अब एक जन आएगा तो आप एक ही बार में 10 बना के क्या करोगे, आप एक ही बनाओगे, तो आपका मशीन टाइम तो उतना ही लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उतना ही लग रहा है, रिसोर्सेज आपके उतने ही लग रहे हैं। अब एक बन का आटा तो क्या ही गूंथोगे, राइट? तो प्रोडक्ट्स आपके इस तरह के होने चाहिए जिससे आप एक ही बार में ज्यादा प्रोडक्शन कर सको ताकि कॉस्ट पर यूनिट कम आए, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, अंडरलाइन करो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज। ऐसा चीज में इन्वेस्ट करो जिससे आपका कॉस्ट बचे, कम से कम आए, टेक्नोलॉजी को यूज करो। अगर आपको लगता है मशीन लगाने से मेरा कॉस्ट कम आएगा एज कंपेयर टू कीपिंग ह्यूमन लेबर, तो वो काम करो। और लास्ट, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन मतलब जब तक डिफरेंशिएशन का जरूरी ना पड़े तब तक मत करो, क्लियर है? जब तक जरूरत ना पड़े तब तक मत करो। आगे बढ़े, आ जाओ, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का क्या क्या एडवांटेज है? तो याद है हम लोगों ने ये 5 ठो माइकल पॉटर का एलिमेंट्स पढ़ा था, याद है? वही चीज को लेके आपको एडवांटेज बताना है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का। पहला, राइवलरी, कॉम्पिटिटर्स जो है वो प्राइस वॉर नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि लो कॉस्ट फर्म प्रॉफिट्स कमाते रहेंगे इवन इफ कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिशन में आए तो भी, करेक्ट? जैसे अभी जियो के साथ हो रहा है,
देयर आर कॉम्पिटिटर्स, एयरटेल है, वोडा है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी जियो इज अर्निंग, राइट। तो वही चीज होता है, प्राइस वॉर नहीं चलता है। प्राइस वॉर मतलब समझते हो, एक प्राइस चेंज किया तो दूसरा इमीडिएटली चेंज किया, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब कमा रहे हैं। वो एक अलग फैक्टर है, वो पॉलिटिक्स का बात अलग है। नहीं ये था कि वो बहुत फ्री दिया लोगों को, पूरा अट्रैक्ट हाँ। किया एक बार में, और फिर अब लोग छोड़ना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, वो फ्री देना ही और अभी उसका भी स्ट्रैटेजी था। फ्री देता रहता है कोई ना कोई तरीके से, लाइक बीच बीच में वो रात में हाँ, ओवरनाइट वो एयरटेल भी देता है, वोडा भी देता है, तो वो वो चीज। चीजें करते रहता है। Next, buyers. Powerful buyers या customers would not be able to exploit the cost leadership firm and will continue to buy its product. अगर cost leadership है तो कोई भी कस्टमर तुरंत स्विच नहीं करना चाहेंगे। Majority of the people will continue buying its product. क्यों? क्योंकि सस्ते में चीज मिल रही है यार, राइट। तीसरा, सप्लायर के एंगल से सोचो, कॉस्ट लीडर्स आर एबल टू अब्सॉर्ब ग्रेटर प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम सप्लायर्स बिकॉज दे नीड टू रेज प्राइसेस फॉर कस्टमर्स। इसका क्या मतलब है, जो कॉस्ट लीडर्स होते हैं वो ज्यादा प्राइस इंक्रीज क्यों अब्सॉर्ब कर पाते हैं। अब्सॉर्ब मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप मेरा एग्जांपल अच्छे से सुना, ठीक है। आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करती हो, आपका फर्म, यानी आप ज्यादा लोगों के लिए सामान मंगाते हो, ठीक है। अब हम आपको बोल रहे हैं कि आज से मेरा जो रॉ मटेरियल हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, हम सप्लायर है, हमारे रॉ मटेरियल जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें 10 रुपये हम बढ़ा के लेंगे आपसे, ठीक है। आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, आपने बोला ठीक है हमें मंजूर है। आप क्या किए, कुछ नहीं, 1 रुपया प्राइस ऐड कर दिए टू योर फाइनल प्रोडक्ट। आप 10 रुपया से ज्यादा वसूल लोगे कस्टमर से, क्योंकि आपके कस्टमर ज्यादा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो है, आपके कस्टमर ज्यादा है। आप 1 रुपया करोगे तो एक करके आपके कितने कस्टमर्स है, 1 लाख कस्टमर है, तो आपका 1 रुपया बढ़ाने से उस कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए सामान अभी भी सस्ता है। 1 रुपया बढ़ने से उसके लिए अभी भी सस्ता है, 10 का चीज 11 रुपया हुआ, लेकिन आपके लिए इजी हो गया टू अब्सॉर्ब माय प्राइसिंग। जो हम सप्लायर है, जो सप्लायर ने प्राइस बढ़ाया, ये आप इजीली अब्सॉर्ब कर लिए। ये फायदा होता है कॉस्ट लीडरशिप में, क्लियर है। नेक्स्ट, एंट्रांस। Low cost leaders create barriers to market entry through their continuous focus on efficiency and cost reduction. क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट में कम प्राइस में सामान बेच रहे हो, और कोई भी मार्केट में आता है तो एक बार उसका कॉस्ट ज्यादा लगता है स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे कम होता है, तो एक तरह से बहुत सारे लोग घुसना ही नहीं चाहते हैं उस मार्केट में, तो ये barriers to entry क्रिएट करता है फॉर न्यू एंट्रांट्स। और लास्ट पॉइंट क्या था, सब्सटीट्यूट्स। तो सब्सटीट्यूट्स के लिए क्या है, लो कॉस्ट लीडर्स आर मोर लाइकली टू लोअर द कॉस्ट टू इंड्यूस एक्जिस्टिंग कस्टमर्स टू स्टे विद देयर प्रोडक्ट्स, इन्वेस्ट इन डेवलपिंग सब्सटीट्यूट्स एंड इवन परचेज पेटेंट्स। मतलब जो लो कॉस्ट लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं अपना कॉस्ट को कम से कम करते रहें, ताकि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को लेते रहें और सब्सटीट्यूट ना करें उनके प्रोडक्ट को। सस्ता रहेगा तो सब्सटीट्यूट नहीं करना चाहेंगे, करेक्ट, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, आगे बढ़े। अब इसी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का डिसएडवांटेज क्या है, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का एडवांटेज तो आप समझ गए, डिसएडवांटेज क्या है। कॉस्ट एडवांटेज में नॉट लास्ट लॉन्ग, अंडरलाइन करो, में नॉट लास्ट लॉन्ग। आपका कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक को तो कॉपी किया जा सकता है ना, कि आप कॉस्ट कैसे कम करके सामान बना रहे हो, राइट, तो वही डिसएडवांटेज है, उसको कोई कॉपी कर लेगा, फाइन। दूसरा, कॉस्ट लीडरशिप तभी सक्सेस हो सकता है जब आप हायर सेल्स वॉल्यूम आप कर रहे हैं। अगर ज्यादा सेल होगा तभी तो कॉस्ट लीडरशिप आप स्ट्रैटेजी, वही तो मतलब हुआ ना, ज्यादा कस्टमर ही आपके कम है तो कैसे चलेगा, तो ये आपका डिसएडवांटेज है, करेक्ट। तीसरा, कॉस्ट लीडर्स टेंड टू कीप देयर cost low by minimizing cost of advertising, market research and development, but this approach can prove to be expensive in the long run. कॉस्ट बचाने के लिए आप यहाँ पर अपना पूरा जी जान खून पसीना लगा देते हो, इसीलिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेंस मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग ये सब में नहीं करते हो, रिसर्च डेवलपमेंट में नहीं करते हो, क्यों, ताकि आप कॉस्ट कम रख सको। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे पैसा खर्चा करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा एडवर्टाइज मार्केटिंग करना पड़ता है, तो अगर वो नहीं किए तो लॉन्ग रन में आपको दिक्कत आएगी, शॉर्ट रन में तो नहीं होगा, लॉन्ग रन में आपको दिक्कत आएगी, करेक्ट। और लास्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरियाज आर अ ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर्स। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ तो कॉस्ट लीडर्स को बहुत दिक्कत आ सकती है, फाइन, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, आगे बढ़े। आ जाओ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में अंडरलाइन करो, दिस स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट एंड इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर्स एज यूनिक। यूनिक वर्ड को गोला करो, ब्रॉड मास मार्केट को गोला करो। अब यूनिकनेस क्या हो सकता है, या तो वो प्रोडक्ट का डिजाइन यूनिक हो सकता है, या ब्रांड इमेज यूनिक हो सकता है, या फीचर्स यूनिक हो सकता है, या टेक्नोलॉजी यूनिक हो सकता है, या नेटवर्क यूनिक हो सकता है, या कस्टमर को जो सर्विस आप दे रहे हो वो यूनिक हो सकता है, ठीक है, कुछ भी इसमें से यूनिक हो सकता है। जैसे डोमिनोज का पिज्जा का यहाँ एग्जांपल दिया कि वो 30 मिनट्स में नहीं दिया तो ऑर्डर फ्री हो जाता है, तो दिस इज यूनिक सेलिंग पॉइंट्स,
ठीक है, पर आजकल तो ऐसा करता नहीं है, नहीं पहले लिख देता है कि आपका रिस्ट्रिक्शन 30 मिनट अप्लाई नहीं होगा। हाँ ये लिखा रहता है हर राइट, जगह। स्टार्टिंग में करता था, पूरा टाइम ही 31 से बढ़ा ज्यादा देता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बैठ के डाउनलोड सब ठीक तब यही बोला ये होता है, करेक्ट जिसकी चिनार पार्क में डोमिनोज का आउटलेट है। हाँ 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 है। तो differentiation does not guarantee competitive advantage, especially if the standard product sufficiently meet customer needs or if rapid imitation by customer is possible. तो differentiation strategy आप रखते हो, इसका मतलब आप क्या करते हो, आप ब्रॉड मास को टारगेट करते हो पर कुछ यूनिक बेचते हो, राइट। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, ये गलत फहमी मत पाल लेना कि हम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटर्स रहेंगे ही आपके, ये बस एक स्ट्रैटेजी है अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑडियंस को समझने का और उनके लिए प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है। तो बहुत लोग गलत चीज समझ जाते हैं, सोचते हैं डिफरेंशिएशन है तो मेरे को एडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं है, यही चीज आपको बोला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी शुड बी परसीव्ड ओनली आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ यूनिक देना चाह रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि कस्टमर, क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो यूनिक चीज सच में ऐसा होना चाहिए जिसके लिए लोग ज्यादा प्राइस पे करने रेडी हो। फाइन, ऑब्वियसली पैसा मैटर करता है ना, कल को आप सामान कुछ लेने जाओगे डेफिनेटली उसका प्राइस आपके लिए मैटर करेगा, है ना, चाहे आप कितने भी आप पैसे वाले हो, राइट। तो यूनिक चीज जब कोई कंपनी ऑफर करती है तो दैट कंपनी शुड बी वेरी श्योर कि ये यूनिक पॉइंट के ऊपर वो प्राइस डोमिनेशन ना हो, राइट। तो इसके लिए रिसर्च जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड एंड प्रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है। क्योंकि प्राइस के ऊपर कोई चीज रखना मतलब सच में वो कुछ ऐसा है, यूनिक है, क्लियर है। A successful differentiation strategy allows a firm to charge a higher price for its product, क्योंकि आप कुछ यूनिक ऑफर करते हो तो आप प्राइस ज्यादा रखते हो, यहाँ सस्ता चीज नहीं दोगे ताकि आप कस्टमर लॉयल्टी पा सको, करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट पेज। इसमें रिस्क क्या है, इस स्ट्रेटेजी में रिस्क है कि यूनिक प्रोडक्ट में नॉट बी वैल्यूड हाई इनफ बाय कस्टमर्स टू जस्टिफाई द हायर प्राइस, जो अभी हम आपको बोल रहे थे प्राइस तो मैटर करता है ना। तो इस स्ट्रेटेजी का रिस्क यही है कि लोग इस स्ट्रेटेजी के लगाने के बावजूद जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस, ठीक है। आप खरीदने जा रहे हो लेकिन प्राइस आपके हाथ रोक रहा है, वो वाला प्रॉब्लम हो सकता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में। अगर ऐसा हुआ तो कॉस्ट लीडरशिप जीत जाएगा, डिफरेंशिएशन हार जाएगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ो। Amazon प्राइम का एग्जांपल दिया है कि Amazon प्राइम क्या करता है, डिलीवर करने का बात करता है कि हम 2 घंटे में सामान दे देंगे। तो ये दिस इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू इमिटेट बाय इट्स राइवल्स, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ताकि ये मार्केट में लीडर बन के रह सके। कोई दिक्कत? आगे, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या, 1 डे डिलीवरी, राइट। हाँ एग्जैक्टली, तो दैट इज डिफरेंशिएशन, करेक्ट। बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या क्या है, और वो Amazon प्राइम लेने के लिए लोग पे भी करने रेडी रहते हैं बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज, राइट। हाँ, तो यहाँ पर फिर वो प्राइस फैक्टर नहीं है, यहाँ यूनिक चीज है, तो दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी बाय Amazon, करेक्ट। आ जाओ, बेसिस क्या है डिफरेंशिएशन का, ये प्रोडक्ट हो सकता है, प्राइसिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। क्या क्या है, प्रोडक्ट के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाकर, ठीक है, जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करे। वो प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, कॉस्टली होगा आपका क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है तो कॉस्टली होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप किए रहोगे। तो ये सब कुछ जनरल बातें हैं जो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आईफोन का एग्जांपल दिया है, आईफोन बहुत ज्यादा पैसा लगा के रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, और कस्टमर उस बात को वैल्यू करते हैं और उससे सामान लेते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्पल का एग्जाम्पल ले तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता है, करेक्ट। दूसरा प्राइसिंग, it fluctuates based on supply and demand and may also be influenced by the customer's ideal value for a product। कुछ लोग नहीं होते हैं ये कॉस्टली है मतलब अच्छा है, राइट तो वो प्राइसिंग के बेसिस पे हुआ डिफरेंशिएशन कि इस प्रोडक्ट का प्राइस ही ज्यादा है क्योंकि ये एक ब्रांड है, क्लियर है, तो वो हो गया प्राइसिंग के बेसिस पे। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन एक अलग पार्ट है, मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ अ ब्रांड, अंडरलाइन करो, और यूजिंग स्पेसिफिक एडवांटेजेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पोजेस। जैसे लोकेशन का एडवांटेज मिल गया कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे मेन लोकेशन है और वहां पे मतलब ज्यादा क्राउड है, ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां से सामान बिकेगा ही, चाहे उसका प्राइस ज्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। दिल्ली का DLF मॉल, ठीक है, वहां पे लोग इतना क्राउड है तो वहां से लोग सामान लेंगे ही, बड़ा मॉल है, उस तरह से। नेम रिकॉग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी, ये सब कुछ छोटी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। टिम हॉर्टन्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएशन है, राइट। वो सेम कॉफी आई थिंक घर पे हम लोग 10 रुपए से कम में भी बन जाएगा, करेक्ट। बेसिकली दैट्स फॉरेन ब्रांड जो इंडिया में अपना जमाने का, स्टारबक्स, स्टारबक्स सुनियो,
हाँ ये सब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टारबक्स का डिफरेंशिएशन है, कितना देर बैठ सकता है। हाँ राइट, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो क्लियर है, 3 चीज के बेसिस पे डिफरेंशिएशन, आपको यहाँ एग्जांपल दिया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए। आ जाओ नेक्स्ट पेज, अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। तो आप जो है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अगर अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको 6 काम करने पड़ेंगे। पहला, कस्टमर को यूटिलिटी ऑफर करो, अंडरलाइन करो यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कस्टमर को जो चाहिए वो मीट करना चाहिए। हम आपको लास्ट डे बताए कंज्यूमर सरप्लस, याद आ रहा है, जरूरत पूरी करो। आप उसके यूटिलिटी को फुलफिल करो, मतलब उसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को आप पूरा करो, क्लियर है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से, तभी आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में टिक पाओगे, नहीं तो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। दूसरा, एलिवेट एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। एक बार बना लिया, अब उसको इंप्रूव करने का कोशिश करो कि और कैसे बेटर कर सकते हैं। तीसरा, ऑफर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस फॉर बायर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप यूनिक चीज ऑफर कर रहे हो तो क्वालिटी आपका कम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी हाई क्वालिटी, अंडरलाइन करो हाई क्वालिटी, ठीक है। चौथा, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप अप विद डायनामिक एनवायरनमेंट। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब प्रोडक्ट में इनोवेशन जल्दी आना चाहिए, 50 साल मत लगा देना इनोवेशन लाने, ठीक है, जल्दी इनोवेशन लाओ ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप बने रहो। नेक्स्ट, टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू, अंडरलाइन कर लो, एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। तो आप अपने ब्रांड इमेज को बढ़ाने पे वर्क करो, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगा रहे हो ना, तो आपको हर समय अपने ब्रांड को मेंटेन करने पे फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू बढ़ते रहे उसके लिए काम करो। और नेक्स्ट, अब फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। तो प्रोडक्ट जो प्राइस है वो आप कैसे रखोगे, यूनिक चीज दे रहे हो उसके बेसिस पे रखोगे, और कस्टमर खरीद सके, जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो खरीद सके उनके बेसिस पे रखोगे। कोई दिक्कत? आ जाओ, एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। क्या क्या एडवांटेज है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का? अगेन 5.5 वही माइकल पॉटर का पढ़े ना हम लोग, एलिमेंट्स वही है। क्या क्या है? पहला, राइवलरी, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट्स एज सेफगार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के अंदर आपका ब्रांड लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, तब वही आपको राइवल से बचा सकता है। आपका ब्रांड कितना लॉयल है कस्टमर्स के लिए, क्लियर। इट मींस दैट कस्टमर्स विल बी लेस सेंसिटिव, अंडरलाइन करो, लेस सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीजेस। अगर आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ा भी दो ना, तो क्योंकि आपका ब्रांड से कस्टमर्स इतने ज्यादा सेटिस्फाइड है कि वो थोड़ा मोड़ा प्राइस के चेंजेस होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। यही आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का एडवांटेज है कि वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है। देन दूसरा, बायर्स डू नॉट नेगोशिएट फॉर प्राइस। व्हाई? क्योंकि उनको स्पेशल चीज मिल रहा है और ये ऑप्शन भी मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, तो वो खुद नेगोशिएट नहीं करते। ऑडी के गाड़ी को खरीदने के लिए कोई गया है और 5,000 के लिए नेगोशिएशन कर रहा है, कभी ऐसा देखा है? कभी नहीं, ठीक है, नेवर। तो वो कभी नेगोशिएट करते ही नहीं है बायर्स, क्लियर है। तीसरा, because different suppliers, because differentiators charge a premium price so they can afford to absorb higher cost of suppliers as the customers are willing to pay extra too. यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप खुद ही इतना ज्यादा प्राइस कस्टमर से ले रहे हो और द कस्टमर्स आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, तो इसीलिए आपका जो सप्लायर है वो अगर आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज भी करे तो उसका कॉस्ट आप आराम से अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हो। कस्टमर्स भी एक्स्ट्रा पे करने रेडी है क्योंकि उनको प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर का जो प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा प्राइस लेगा तो उससे आपका कुछ नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज एडवांटेज, क्लियर। एग्जैक्टली, इतना करोड़ ले रहा है, 100 रुपया, 100 रुपया तो कुछ, 1000 रुपया भी मैटर नहीं करता है करोड़ों के सामने, है ना। Entrants, innovative features are an expensive offer, so new entrants generally avoid these features. क्योंकि अगर कुछ इनोवेटिव मार्केट में होता है तो उसके लिए पैसा लगता है, एक्सपेंसिव होता है, तो जो नए लोग हैं वो जनरली घुसना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कांट रिप्लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप यूनिक चीज दे रहे हो, प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हो, तो जल्दी से वो सब्स्टिट्यूट आपका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक तो आप ब्रांड लॉयल्टी भी मेंटेन कर रहे हो, है ना, तो जल्दी से आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, जैसे मोबाइल के केस में। कोई दिक्कत? आ जाओ, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, अंडरलाइन करो, यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का डिसएडवांटेज यही है कि जो चीज यूनिक है उसको लॉन्ग टर्म तक टिकाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आईफोन का कैमरा के लिए भी बहुत लोग आईफोन को पसंद करते हैं कि फोन में ही एकदम हाई क्वालिटी डीएसएलआर लेवल कैमरा आ जाता है, बट आजकल देखो जो सस्ते फोन्स होते हैं, इवन 20-25,000 के फोन्स में भी बहुत अच्छा लेवल ऑफ कैमरा है, राइट, उसमें भी आपका डीएसएलआर वाला ही फील आ जाएगा, वही चीज है। तो यूनिकनेस को बनाए रखना डिफिकल्ट है, ठीक है। दूसरा, चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मे कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ टू अनदर ऑल्टरनेटिव। अगर आप बहुत ही ज्यादा प्राइस लोगे तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे फोन्स पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे जैसे लोग, हम लोग आराम से आईफोन को स्विच कर लेंगे किसी दूसरे फोन के साथ, राइट।
हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर आप प्राइस चार्ज करोगे, भले ही आप यूनिक चीज दे रहे हो, बट इवन आफ्टर दैट पीपल विल स्विच, राइट। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज सॉरी डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ इट्स बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी चीज को और आपका वो काम ही नहीं कर रहा है, कस्टमर उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर किस बात का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर 30 मिनट में आपको सामान कोई लाकर दे रहा है पर आपके लिए वो वैल्यूएबल नहीं है, वो 1 घंटा में भी ला के दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर किस बात का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। फोकस क्या था, याद दिलाओ फटाफट से मेरे को। फोकस स्ट्रेटजी कुछ कम लोगों पे कम सस्ते सबको प्रोडक्ट से, क्या बोलते हैं उसको, फोकस स्ट्रेटजी। सिर्फ फोकस स्ट्रेटजी? नहीं आई फॉरवर्ड। फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस कॉस्ट लीडरशिप या फोकस डिफरेंशिएशन, पूरा बोलो, ठीक है। आ जाओ नीचे, फोकस कॉस्ट लीडरशिप दिख रहा है, अंडरलाइन करो पहला लाइन को मार्केट तक। अ फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी रिक्वायर्स कंपीटिंग बेस्ड ऑन प्राइस टू टारगेट अ नैरो मार्केट। यहाँ पे मार्केट नैरो है, ठीक है। एक फर्म जो ये स्ट्रेटजी अलाउ करता है वो एक्चुअली लोएस्ट प्राइस चार्ज करता है इंडस्ट्री में, करेक्ट। तो ये लोग क्या करता है, ये एक मिनट, लोएस्ट प्राइस चार्ज नहीं करता है, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये पढ़ रहे हैं, सॉरी फोकस कॉस्ट लीडरशिप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लोएस्ट प्राइस चार्ज नहीं करता है, इंस्टेड लो प्राइस चार्ज करता है जो मार्केट में बाकी फर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं उससे। मतलब समझो यीपी आया, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे नूडल्स हैं मार्केट में, फाइन। अब यीपी जो है वो मान लो कोई एक टाइप का नूडल लेके आया फोकसिंग ऑन ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो क्या करेगा, वो आपसे लोएस्ट प्राइस चार्ज नहीं करेगा, प्राइस आपका मोटा मोटी वही रहेगा जो एक कॉस्ट लीडरशिप में प्रोवाइड होता है। एक मिनट, हम आटा नूडल का एग्जांपल दिए थे ना मैगी का, तो उसका प्राइस क्या है, मैगी नॉर्मल मैगी से थोड़ा ज्यादा प्राइस है, पर इतना भी ज्यादा नहीं है कि उसके लिए लोग सोचने लगेगा लेने के पहले, करेक्ट। वही मतलब है यहाँ पे कि उसका मतलब लोएस्ट प्राइस नहीं बोल सकते, लो प्राइस बोलो जैसे कॉस्ट लीडरशिप में होता है, समझ आया, वही चीज यहाँ बोला है। Firms that compete based on price and target narrow market follow a focused cost leadership strategy, अंडरलाइन करो, compete based on price and target a narrow market, ये दो ही मेन ऐसा चीज है जिसपे लोग वर्क करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोकस कॉस्ट लीडरशिप। क्लियर, नेक्स्ट पेज आ जाओ। फोकस डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करो, यूनिक फीचर्स दैट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ नैरो मार्केट। आप कुछ यूनिक दे रहे हो और आप नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो, दैट इज फोकस डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आइसक्रीम का एग्जांपल दिया है, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग क्या करता है, हाई एंड कस्टमर एक मिनट, ये कार का एग्जांपल दिया है, क्या आइसक्रीम कार्ड है, कार्ड सिमिलर है, हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए हाँ, अरे वो हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये लोग हाई एंड क्लाइंट्स को वो करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है, हाई एंड कस्टम बिल्ड कार्स। इस एग्जांपल को छोड़ो, हम नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। हाँ वही बोलने वाले थे, नॉर्मल आइसक्रीम में ही चलो, मैग्नम लिमिटेड नंबर ऑफ कार्ड्स बनाता है क्योंकि इनको लिमिटेड नंबर को ही प्रोवाइड करना है, बट यूनिक है तो डिफरेंशिएशन। बट वी आर कमिंग टू नॉर्मल एग्जांपल लाइक मैग्नम आइसक्रीम, ठीक है। तो ये भी क्या है, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग कि कुछ यूनिक चीज दे रहे हैं और सब लोग मत खरीदो भाई, कुछ ही लोग खरीदो, दैट इज फाइन, ठीक है। क्वालिटी बहुत अच्छा है, जेन्युइनली क्वालिटी अच्छा है। No, there is बिना बादाम का also. There is. प्लेन चॉकलेट का नहीं है। Whatever. आ जाओ आगे, अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी अगर आपको अचीव करना है, चाहे आपका फोकस कॉस्ट लीडरशिप हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, तो आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। पहले तो नीश ढूंढ के निकालो, नीश मतलब क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, नैरो टारगेट है, नैरो ऑडियंस है, राइट। तो इसीलिए आपको नीश ढूंढ के निकालना, यानी वो कम लोग ढूंढ के निकालने जो आपके प्रोडक्ट को लेंगे। क्लियर, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक नीश विच आर नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडर्स एंड डिफरेंशिएटर्स। क्लियर, जिसको कॉस्ट लीडरशिप वाले या डिफरेंशिएटर्स हड़प के ना रखे हो। दूसरा, क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स फॉर केटरिंग सच नीश मार्केट, अंडरलाइन करो सुपीरियर स्किल्स। तो वो नीश मार्केट को आप क्रिएटर कर पाओ, यानी उनके नीड को फुलफिल कर पाओ, उसके लिए आपको अपने आप को सुपीरियर स्किल्स आपका हमेशा रेडी रखना पड़ेगा। तीसरा, हाई जनरेटिंग हाई एफिशिएंसीज फॉर सर्विंग सच नीश मार्केट। हाई एफिशिएंसी मतलब आप उनको वो प्रोडक्ट दे रहे हो जो बहुत ही अच्छा है, एफिशिएंट है, करेक्ट। और लास्ट, डेवलपिंग इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन। आप हमेशा वेज को डेवलप करते रहो ताकि वो कस्टमर्स आपके साथ बने रहे, ठीक है।
दूसरा एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी, तो क्या क्या है, ये तो हम लोग बार बार पढ़ के हैं, वही चीज है, 2 पॉइंट में लिखा हुआ है। एक तो प्रीमियम प्राइसेस कैन बी चार्ज बाय ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये फोकस्ड पे फोकस कर रहे हैं, करेक्ट। और दूसरा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं गुड्स बनाने में, तो राइवल्स लोग नहीं आएंगे, जल्दी से कम्पीट करने नहीं आएंगे। डन। खड़ा बात क्या है फोकस स्ट्रेटेजी का, अंडरलाइन करो, लैकिंग इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। जो फर्म्स फोकस स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहती है लेकिन कुछ अलग कॉम्पिटेंसी अपने आप को नहीं दे पाए, अपने आप में क्रिएट नहीं कर पा रही है, वो फोकस स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाएगी। ये डिसएडवांटेज है, कोई दिक्कत। ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, कॉस्ट आर हाई विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली क्योंकि आपके डिमांड क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, आपके ऑडियंस ही नैरो है, तो वो लोग अगर सामान नहीं लिए तो आप किसको बेचोगे, जिनके लिए आप सामान बनाए अगर वही नहीं लेंगे तो आप किसको बेचोगे, तो डिमांड में इशू आएगा। और तीसरा, लॉन्ग रन में नीश डिसअपियर्ड हो जाएंगे। डिसअपियर्ड क्यों हो जाएंगे, गायब क्यों हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपके कॉम्पिटिटर्स भी आ गए मार्केट में तो ऑडियंस तो इतने सही है, ऑडियंस तो लिमिटेड है, और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स भी आ गए मार्केट में, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो गए आपके प्रोडक्ट के, तो ये ही तो ऑडियंस है, बढ़े तो नहीं है, तो ये बटे जाएंगे, तो आपका तो डिमांड ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यही 3 गड़बड़ बातें हैं, कोई दिक्कत। आ जाओ नेक्स्ट पेज, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। अब आपका बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी क्या है, क्या आपको करना चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताया है। एक चार्ट दिख रहा है, एक डायग्राम, अच्छे से देखो। लोअर कॉस्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, मार्केट टारगेट दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। अगर आपका ब्रॉड बायर्स है, ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ बायर्स, कॉस्ट अगर आप लो रखे हो तो ओवरऑल लोअर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आपको लगाना चाहिए। अगर आपका ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ बायर्स है और आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए। अगर आपका मार्केट टारगेट है नैरो बायर यानी नीश, तो आपको फोकस कॉस्ट स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए अगर लोअर कॉस्ट रखना है तो, और डिफरेंशिएशन में फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो। कुल मिला के जो हम लोग ऊपर पढ़े वही है, ठीक है। नीचे का जो 2 पॉइंट है ए बी, दिस इज समथिंग जो आपको मार्क करना है। Best cost provider strategy involving customers more value for the money by emphasizing on lower cost and better quality differences. अगर कल को आप एक बिजनेस खोलते हो तो आपके लिए बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी क्या होगा, तो पहला स्ट्रैटेजी ए नंबर पॉइंट, आप लो प्राइस ऑफर करो, ठीक है, अंडरलाइन करो, ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय राइवल्स फॉर द प्रोडक्ट विद कंपेरेबल क्वालिटी ऑफ फीचर्स। मतलब आप लोअर प्राइस प्रोवाइड करो फॉर द सेम क्वालिटी दैट राइवल्स आर प्रोवाइडिंग, या फिर सिमिलर प्राइस चार्ज करो जो राइवल्स दे रहे हैं और क्वालिटी ज्यादा अच्छा दो उनसे। फर्क समझ आया, जो क्वालिटी मार्केट में है, जो कॉस्ट मार्केट में है, ठीक है, उससे कॉस्ट आप कम प्रोवाइड करो या तो सेम क्वालिटी के लिए, और या फिर क्वालिटी आप ज्यादा अच्छा दो और कॉस्ट सेम रखो, यही आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, ओके। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट है।